हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जिसमें आपको 3-4 प्रैक्टिस सेट पहले करवा भी दिए गए थे। उसी सीरीज़ का ये भी है। एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वीडियो जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी और आरओ के लिए भी, वनडे एग्ज़ाम जितने भी हैं स्टेट एग्ज़ाम्स उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें शुरू से एंड तक। तो जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो बना है टेलीग्राम पे, उसको अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। जिस नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम पे पेज भी है, टारगेट लर्न 98 के नाम से। तो आप चाहें तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है, टारगेट लर्न 98 पे। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी मिलेगी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पे आपको अपडेट करवाते रहते हैं डेली। तो चलिए आपका बिना वक्त ख़राब किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा अभी आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान ने सबसे पहले दर्ज किए गए भूकंप का प्रमाण दिया है? कालीबंगा, लोथल, सुतकोरदा, हड़प्पा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा साइट से पता चला था कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास कालीबंगन साइट में भूकंप आया था। 2600 ईसा पूर्व के आसपास इससे पता चला था कि कालीबंगा साइट में भूकंप आया था। तो इसीलिए जो है भूकंप सबसे पहले दर्ज करने का प्रमाण जो है कालीबंगा में यहीं पे मिलता है। सबसे पहले पुरातात्विक रूप से दर्ज किया गया था भूकंप यहीं पे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? कुशीनगर, लुम्बिनी, गया, सारनाथ। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और जो है उपदेश को इनका कहा जाता है, उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, नंदीवर्धन, बिंदुसार, उदयन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो था शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। और नंदीवर्धन जो था ये 367 से 345 ईसा पूर्व तक रहा था। 367 से 345 ईसा पूर्व तक रहा था ये। और जो ये शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईस्वी में हुई थी। 412 ईस्वी में हुई थी शिशुनाग वंश की स्थापना। और इसकी स्थापना जो है शिशुनाग ने ही की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई? सेल्यूसिड मौर्य युद्ध से, प्रकृति के कारण, संलेखना पद्धति द्वारा, बिंदुसार द्वारा मारा गया था। तो ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना पद्धति द्वारा हुई थी। इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। संलेखना पद्धति होता क्या है, तो इसको जो है उपवास मतलब इनने रख लिया था, तो उसी से इनका जो प्राण मतलब इनने त्याग दिए थे, तो उसी को बोलते हैं संलेखना पद्धति। और अगर ये पूछ लेता है कि कहाँ पे हुई थी, तो हुई थी श्रवण बेलगोला के नाम से इसको जाना जाता है, वहीं पे हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में प्रसिद्ध बोध वृक्ष को काटा? अशोक, राजा शशांक, राजा पुष्यमित्र शुंग, महापद्मनंद। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजा पुष्यमित्र शुंग ने 2री शताब्दी में प्रसिद्ध बोध वृक्ष को काटा था। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध जो बोध वृक्ष के राजा पुष्यमित्र शुंग ने 2री शताब्दी ईसा पूर्व में और राजा शशांक ने 600 ईसा पूर्व में काटा था। पुष्यमित्र शुंग ने जो इसको काटा था वो काटा था 2री शताब्दी में, और जो शशांक ने काटा था वो 600 ईस्वी में काटा था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र की रचना की? नागार्जुन, अश्वघोष, दीनादा, गौतम बुद्ध। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी।
और बुद्ध चरित्र के रचयिता जो आपको बता ही दिए गए हैं अश्वघोष हैं। ये अगर ये पूछ लेता है किसके समकालीन थे, मतलब किसके दरबार में ये रहते थे, तो ये कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। मतलब जो कनिष्क का शासनकाल था तब ये अश्वघोष उनके दरबार में, मतलब उनके महल में रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है? चारवाक, महावीर, बुद्ध, शैव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चारवाक को। चारवाक को लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। चारवाक भौतिकवादी दर्शन के मुख्य मतलब प्रतिपादक थे, भौतिकवादी दर्शन के, तभी इन्हें लोकायत के नाम से भी जाना जाने लगा था। तो इसका ए आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लोकायत के नाम से अगर पूछ लेता है किसको जाना जाता है, चारवाक को जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित में से किस राजा ने कविराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समुद्रगुप्त को। कविराज की उपाधि जो धारण की थी वो की थी समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता था। कविराज का मतलब होता है कवियों का राजा। कविराज का मतलब होता है कवियों का राजा, जो कि आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता था, और ये बीड़ा भी हो जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदू दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली पर शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी ईस्वी में भाष्य लिखा था? सांख्य, वैशेषिक, योग, उत्तर मीमांसा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर मीमांसा। शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में उत्तर मीमांसा नामक भाष्य लिखा था, हिंदू दर्शन। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 9 का। उत्तर मीमांसा जो है ये एक वेदांत है, जो भारतीय दर्शनों में सबसे महत्वपूर्ण इसको माना जाता है, उत्तर मीमांसा को। ये एक वेदांत है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तर मीमांसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्तोत्तर काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तक्षशिला, वल्लभी, कांची या नालंदा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नालंदा। आप सभी लोग जानते भी होंगे, नालंदा जो था गुप्तोत्तर काल में सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? एक अन्न भंडार, महान स्नान, 2 मंजिला मकान, स्तंभित हॉल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक अन्नागार भंडार। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार भंडार थी। अन्नागार भंडार का मतलब ये है कि यहाँ जो है अनाजों का भंडारण, मतलब अनाज जो है इकट्ठा किया जाता होगा, अनाज का भंडारण होता होगा यहाँ। यह लगभग 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। 45 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। ये अन्न भंडार जो यहाँ पाया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अगर पूछ लेता है कौन सी है, तो इसका हो जाएगा अन्न भंडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बांडवपुरा, कुंडलग्राम, लुम्बिनी, सांकी घट्टा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुंडलग्राम में। महावीर का जन्म अगर पूछ लेता है कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम में हुआ था 599 ईसा पूर्व में। और अगर पूछ लेता है मतलब किस जगह हुआ था, तो बिहार में पड़ता है वैशाली जिला, तो वहीं पे हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। और ये अगर ये पूछ लेता है कि किस नंबर के तीर्थंकर थे ये महावीर स्वामी, तो ये 24वें नंबर के थे तीर्थंकर। तीर्थंकर अगर पूछ लेता है किसी एग्जाम में एंशिएंट हिस्ट्री से, तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली, जो कि आपका बिहार में पड़ता है, और इनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। अगर ये पूछ लेता है कि किस स्थान पर हुआ था बिहार के, तो कुंडलग्राम में हुआ था, जो कि आपका वैशाली जिले में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्री खाते, सिक्के, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्के। यूनानी शासकों के बारे में जो मुख्य स्रोत है वो सिक्कों द्वारा पता लगाया जाता है।
तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हितोपदेश के लेखक हैं बाणभट्ट, भवभूत, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नारायण पंडित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? 1175 ईस्वी में, 1278 ईस्वी में, या 1280 या 1206 ईस्वी में? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, 1206 ईस्वी में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था और ये गुलाम वंश का संस्थापक भी इसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अगर पूछ लेता है कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा, और जो है इसका संस्थापक कौन था गुलाम वंश का, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, और इसने स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, जो कि मैंने आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है स्वर्ण युग का समय। गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग का समय चंद्रगुप्त द्वितीय को शासनकाल को कहा जाता है और इनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इन्हीं के समय कालिदास जैसे कवि मतलब इनके दरबार में रहते थे। कालिदास जैसे कवि और विद्वान लोग इनके दरबार में रहते थे। इनके समय को साहित्य का जो है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, जैसा यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा ही है। अगर ये एग्जाम में पूछ लेता है किस राजा के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था, तो आप लोग उसमें लगा देंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग जिसको अगर ना पता हो तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल विशाल अन्नागार जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, शिकार, खेती। तो जो है उस समय ज़्यादातर सभी लोग शिकार ही करते, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसमें मनुष्य शिकार करके ही मतलब अपना पेट पालता था और कंदमूल फल खा के पुरापाषाण काल में, तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? 40 वर्ष तक, 42, 50 या 52 वर्ष तक? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 वर्ष तक बिंबिसार ने जो है शासन किया था। बिंबिसार अगर ये पूछ लेता है किस वंश का था, तो ये हर्यक वंश का था। बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था, ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्षों तक शासन किया। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये पूछ लेता है किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसे मतलब किस शासक को जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते भी हों, अगर नहीं जानते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक को कहीं कहीं अशोकावर्धन भी लिखा गया है किसी किसी बुक में, तो आप लोग जो है कन्फ्यूज ना होइएगा। और इनके जो पिताजी थे वो थे बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 21 है, मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी उसका सेनापति कौन था? ये डॉट जहाँ पे है यहाँ पे हो जाएगा कौन था उसका सेनापति? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, बृहदत्त, अशोक वर्धन। तो इसका आपका 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी उसका सेनापति बृहदत्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये पूछ लेता है कि बृहदत्त जो है किस वंश का था, तो ये मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का। इतना भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका जो है आपका 21 का सी सही हो जाएगा ऑप्शन।
कालिदास किस राजा के दरबारी थे? तो अभी मैंने आपको बताया भी था। कालिदास किस राजा के दरबारी थे? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी थे। कालिदास जो है शास्त्रीय संस्कृत लेखक थे। कालिदास विक्रमादित्य नामक राजा के दरबार में नवरत्नों में से एक भी थे। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन राजमार्तंड के लेखक हैं? भोज, जयंत, नाथमुनि, यमुनाचार्य। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भोज। राजा भोज जो है राजमार्तंड के लेखक हैं। भोज जो है ये परमार वंश के एक राजा थे। अगर ये पूछ लेता है किस वंश के राजा थे, तो ये परमार वंश के राजा थे, परमार वंश के। इन्होंने जो है 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था। कितने तक शासन किया था? 1010 ईस्वी से लगा के 1055 ईस्वी तक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, निम्नलिखित में से कौन राजमार्तंड के लेखक हैं? राजा भोज जो है राजमार्तंड के लेखक हैं। और ये पूछ लेता है किस वंश के हैं, तो ये परमार वंश के हैं, परमार वंश। और इन्हें कब से कब तक शासन किया था? 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इसका ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। ये मंदिर राजस्थान के माउंट आबू के पास स्थित है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भारत में निर्माण करने की कला का जन्म किस समय हुआ था? गुप्त काल। भारत में मंदिर निर्माण करने की कला का जन्म किस समय हुआ था? सॉरी मिस्टेक हो गई। भारत में मंदिर निर्माण करने की कला का जन्म किस समय हुआ था? गुप्त काल में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, मौर्य साम्राज्य में। तो 25 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण करने का जो है कला की शुरुआत हुई थी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, घटोत्कच, गुप्त, श्रीगुप्त। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। 240 से 280 ईस्वी तक इसने गुप्त वंश पर शासन किया। श्रीगुप्त ने जो है 240 से 280 ईस्वी तक गुप्त वंश पर शासन किया था। इनके बाद में गुप्त वंश का जो है उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है घटोत्कच के नाम से। तो घटोत्कच जो था ये उत्तराधिकारी हुआ गुप्त वंश में इनके बाद में, श्रीगुप्त के बाद में, जिसने 280 से 320 ईस्वी तक राज किया था, मतलब शासन किया था। इसने शासन किया था 280 से 320 ईस्वी तक और श्रीगुप्त ने शासन किया था 240 से 80 तक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन होगा डी। ये अगर ये पूछ लेता श्रीगुप्त के बाद में गुप्त वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो घटोत्कच गुप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 47 ईसा पूर्व में, 50 ईसा पूर्व में, 55 ईसा पूर्व में या 57 ईसा पूर्व में। तो 27 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। विक्रम संवत जो है हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है, मतलब समय की गणना जो है इसके द्वारा की जाती है। इसका जो है जनक मतलब माने जाते हैं विक्रमादित्य को माना जाता है। इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र, कथा सरित सागर। तो आप लोग बोर ना होइएगा, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टारगेट लर्न 98 के नाम से हमारा चैनल है और इसी नाम से हमें फॉलो कर लें इंस्टाग्राम आईडी पे भी। अगर आपको जो भी बताना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जो भी कंप्लेंट है या आप कुछ बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, उसमें आप सभी लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम,
पंचतंत्र, कथासरित। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंचतंत्र। 28 का सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमात्य, राजुक्य, भोज, गामिक। ये पूछ रहा है कि सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था राजुक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब 30 क्वेश्चन नंबर है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, यशपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल। गोपाल जो था ये पाल वंश का संस्थापक था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। शून्य की खोज किसने की थी? ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों का जो है प्रमुख भोजन था। और वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही इन सब का ज़्यादा मतलब महत्व था उस टाइम, इंपॉर्टेंस थी। तो ये लोग जो है उसी का सेवन करते थे, वही इनका मुख्य खाद्य पदार्थ थे उस टाइम पे। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध और इसके उत्पाद वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। राजगृह की स्थापना किसने की? पहले तो आप सभी लोग ये बताइएगा कि राजगृह कहाँ पड़ता है इंडिया में, किस राज्य में, किस स्टेट में पड़ता है राजगृह? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी लोग। तो ये क्वेश्चन है, राजगृह की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, प्रसेनजीत। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार ने राजगृह की स्थापना की थी, जो कि आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में राजगृह किस राज्य में पड़ता है इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 रूप दर्शक का कार्य था ढले सिक्कों की जांच करना, कोर्ट का प्रमुख अधिकार दिलाना, किसी राज्य का अधिकारी या पुलिस। रूप दर्शक का मतलब होता है सिक्कों की जांच करने वाले को उस टाइम पे कहते थे रूप दर्शक, गुप्त काल में। मौर्य काल में जो है सिक्कों की जो ढलाई की जाती थी उसको कहते थे रूप दर्शक, और सिक्कों की जांच भी यही लोग करते थे। तो इसका आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। सीलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ? हीनयान, महायान, महेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीनयान। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीलोन में बौद्ध धर्म का हीनयान जो है मत विकसित हुआ था। सीलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। यहाँ हीनयान संप्रदाय जो है ज़्यादा विकसित हुआ था, इसीलिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है। तो इसका 36 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। अवंती की शक्ति को किस वंश ने नष्ट किया? मौर्य वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शुंग वंश। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिशुनाग वंश ने। शिशुनाग वंश ने अवंती की शक्ति को नष्ट किया था। अवंती जो है ये मगध के पास एक महाजनपद था जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। इसे बचने के लिए अजातशत्रु ने अपने जो उनका किला था उसकी किलाबंदी करवा ली थी, डर के मारे अजातशत्रु ने। अवंती महाजनपद की शक्ति को शिशुनाग वंश के राजा ने नष्ट किया था। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अवंती की शक्ति को किसने नष्ट किया था, किस वंश के शासक ने? तो शिशुनाग वंश के शासक ने इसको नष्ट किया था। ठीक है, तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित दो नगरों में से कौन घग्गर नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा और रोजरी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनवाली, रंगपुर और सुरकोटदा। तो 38 का आपका जो है कालीबंगा और बनवाली, ये जो है दो नगर घग्गर नदी के तट पर स्थित हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। इसका सी ऑप्शन आपका 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कालीबंगा हनुमानगढ़ और बनवाली जो है हरियाणा में पड़ता है। ये बनवाली ये पड़ता है हरियाणा में, और कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में पड़ता है। तो जो है 38 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेदिक देवता को तूफान के स्वामी के रूप में जाना जाता है? इंद्र, मरुत, वरुण, अपासी। तूफान के देवता के रूप में पूछ रहा है कि किसको जाना जाता है, तो मरुत को जाना जाता है तूफान के देवता के रूप में। बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा 39 का। ऋग्वेदिक काल में वायुदेव जो थे वो उनको कहा जाता था हवा के देवता, अग्निदेव को आग के देवता के रूप में जाना जाता था। मारुत को जो, ये भी मैंने आपको बताया भी, ये मारुत को जो तूफान के देवता के रूप में जाना जाता था। इंद्रदेव को वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता था। तो 39 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मरुत। मरुत को जो है तूफान के स्वामी मतलब तूफान के देवता के रूप में इनको जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 40, बुद्ध चरित संस्कृत में गौतम बुद्ध की महाकाव्य जीवनी द्वारा मतलब किसके द्वारा लिखी गई, ये पूछ रहा है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 4 अश्वघोष, इंद्रभूत, आसंग। तो क्वेश्चन नंबर जो है 40 का इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अश्वघोष द्वारा बुद्ध की महाकाव्य जीवनी लिखी गई है, बुद्ध चरित जिसका नाम है। बुद्ध चरित अगर ये डायरेक्ट पूछ लेता है बुद्ध चरित मतलब किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने लिखा है। और इसमें क्या दिया हुआ, गौतम बुद्ध की मतलब जीवन के ऊपर इसको लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किससे ककर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है? कालाशोक, शिशुनाग, उदयीन, अजातशत्रु। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालाशोक को ककर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक जो है ये कालाशोक शिशुनाग का पुत्र और उत्तराधिकारी भी था। इन्हें पुराणों में मतलब कालाशोक को पुराने नाम इनका था, ककर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है किसी किसी पुराण में। और इनके शासनकाल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में पूछ लेता है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। अगर ये पूछ लेता है किसके शासनकाल में हुई थी, तो कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वैशाली बिहार में। और अगर पूछ लेता है कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है पुराणों में, तो ककर वर्ण के नाम से भी जाना जाता है पुराणों में। इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये निकल के आया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी बिहार में, इनके ही शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, तो 41 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 324 ईसा पूर्व, 348 ईसा पूर्व या 326 ईसा पूर्व? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसी किसी एग्जाम में पूछ लेता है सिकंदर के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था फिलिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध और जैन धर्म का तीर्थ स्थान है? बोध गया, राजगीर, नालंदा, वैशाली। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। वैशाली को बौद्ध और जैन धर्म का तीर्थ स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता कौन थी? शुभद्रंगी, निर्जरा, गौतमी, कौशल। तो 44 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गौतमी। 44 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता अगर पूछ लेता है कौन थी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका गौतमी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, रवातक शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक का प्रमाण प्रदान करता है? कनिष्क, कदफिसेस प्रथम, वासुदेव द्वितीय या भीम कदफिसेस? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क का रवातक शिलालेख जो है प्रमाण प्रदान करता है। इसका ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का। कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का तीसरा शासक था। कुषाण साम्राज्य का तीसरा शासक था कनिष्क। तो इसका आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अरे पूछ लेता है किस जो है साम्राज्य का ये शासक था, तो कुषाण साम्राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चलिए आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, बोधगया।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु जो है ये 483 ईसा पूर्व में मल गणराज्य जो है कुशीनगर जो है आपका, ये उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो जो है बौद्ध धर्म में इसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की मृत्यु को। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण को मतलब प्राप्त किया था इन्होंने, तो जो है 46 का सी ऑप्शन सही होगा। अब ये आपके सामने है 47 क्वेश्चन नंबर। गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो 47 का जो है डी ऑप्शन ये सही नहीं है। जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, ये ए ऑप्शन सही है। जन्म उनका और गृह त्याग के बाद बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी सही है, ज्ञान की प्राप्ति वाला बोधगया में हुई थी। और उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही होगा। तो ये डी ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब तीनों सही है। तो ये क्वेश्चन में पूछ ही रहा है साफ साफ गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो डी वाला ये सही नहीं है, बाकी ये ए बी सी तीनों सही हैं। तो डी वाला इसमें रॉन्ग हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर है। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णव का, जैनियों का, बौद्धों का या शैवों का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म का जो है जातक पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म है जो जातक को पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। जातक ग्रंथों में बुद्ध के जो इसमें दिया हुआ है जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में जातक जो इनका ग्रंथ है उसको उसमें दिया गया है। जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं वो जातक पवित्र ग्रंथ में है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो इसका आपका 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा पाली। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था सबसे ज़्यादा। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था, इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है बुद्ध चरित, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है सुत्त पिटक में है, इसका आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 50 का। तो आज ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ थी, जो कि आपके सारे क्वेश्चन जितने भी थे सब एंशिएंट हिस्ट्री से ही थे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सब आप लोगों के लिए ही हमारे चैनल पर वीडियोस डाली जाती हैं। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल है टारगेट लर्न 98 के नाम से, तो वहाँ पे हमारे टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी है इसी नाम से टारगेट लर्न 98 के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर अपडेट दी जाती है और भी जो महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम होती है वो भी हम वहीं पे अपलोड करते हैं पूरा बना के। तो आप लोग चाहें तो हमें जो है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं टारगेट लर्न 98 के नाम से। आप हर जगह है हमारा और हमारा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें और अपने घर पे जितने भी फ़ोन हो हर जगह हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जो भी आपका सुझाव हो सजेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो सीजीएल जिनका भी है सबको बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पेपर दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जय हिंद।